हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फयाज और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल FZ एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पूरी की पूरी एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात हम केमिकल रिएक्शंस की करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि किसी प्रीवियस बॉन्ड का ब्रेकिंग होना और किसी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, यानी किसी एक रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड का ब्रेकडाउन और उसके वजह से नए बॉन्ड का फॉर्मेशन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, हम लोग कहते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शंस हुआ है और ये केमिकल चेंज किसी पुराने बॉन्ड के ब्रेकडाउन और नए बॉन्ड के फॉर्मेशंस के कारण होता है। और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वो केमिकल चेंज परमानेंट चेंज के अंदर आता है। वैसे तो कुछ रिवर्सिबल चेंज है जो टेम्पोररी भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी परमानेंट चेंज के अंदर आते हैं। और इन रिएक्शंस को अगर हमको अपने समझने के लिए नोट डाउन करना है, उनको सिंबलाइज करना है, एक्सप्रेस करना है, तो वो हम करते हैं केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। उनको सिंबलाइज करते हैं यानी कि अपने लिए समझने के लिए नोट डाउन करते हैं केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। इन केमिकल रिएक्शंस के एक एग्जांपल यहां दे रखी है। जिस तरह हमने लाइफ प्रोसेस के पहले वीडियो में बताया था कि फूड का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शंस है जहां पर फूड का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हम लोग देखे थे। दूसरा एग्जांपल दे रखा है, आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को अगर एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कर दिया जाए तो मॉइस्चर और दूसरे चीजों से कंबाइन करके, ऑक्सीजन सबसे कंबाइन करके रस्ट का फॉर्म करता है और इसको कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। और एक एग्जांपल दे रखी है, अगर मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जाए एयर में तो वो फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। और ये केमिकल रिएक्शन को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसा हमने कहा केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हमने लिखा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑफ O2 दैट इज द ऑक्सीजन गैस फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgO दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम बिना केमिकल इक्वेशन को लिखे या जाने कैसे ऑब्जर्व करें कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। आप देखें कि उस केमिकल रिएक्शन में कहीं स्टेट का चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा, लिक्विड से गैस में जा रहा या गैस से सॉलिड में आ जा रहा, क्या कोई स्टेट का चेंज है, आप ये चेक करें। अगर है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरी बात, आप चेक करें कहीं कलर का चेंज तो नहीं हो रहा, पहले ब्लू कलर का था, ग्रीन में चला गया, व्हाइट था, कलरलेस हो गया, क्या ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा तो केमिकल रिएक्शन हो रहा। आप चेक करें कि वहां कोई गैस का इवोल्यूशन तो नहीं है, चाहे वो किसी भी टाइप का गैस हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। इसको टेस्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। आप वहां चेक करें, अगर गैस का इवोल्यूशन है तो भी यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस गैस का इवोल्यूशन अगर वाटर में होता है तो हम उसको एफरवेसेंस कहते हैं, बुलबुला का निकलना। आप वो भी चेक करें कि कहीं एफरवेसेंस तो नहीं हो रहा, तो भी रिएक्शन हो रहा। और एक बात, अगर वहां पर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा, या तो रिएक्शन बहुत गर्म होने लग गया या रिएक्शन के बाद वो एनवायरमेंट बहुत ठंडा पड़ गया, अगर ऐसा हो रहा तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद चेक करें कि फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट की थी वो प्रोडक्ट से अलग है या फिर प्रोडक्ट के बराबर है। मान लिया जाए पहले वो रिएक्शन गैस थी रिएक्ट करने से पहले,
बाद में वो लिक्विड हो गई है, सॉलिड हो गई है, एक्वस सॉल्यूशन है, या फिर पहले जैसी ही है, जैसा कि हमने यहां पर बताया स्टेट का चेंज। तब आप समझ लीजिए अगर स्टेट का चेंज है तो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, और स्टेट का चेंज नहीं है तो केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं और उस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं लिखे गए हैं, केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंटेशन में रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो उस तमाम तरह के रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं, या इक्वेशन जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को वहां पर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको ना करने की वजह से रिएक्शन हमारा अधूरा रहता है, हम उस रिएक्शन के इक्वेशन को अधूरा मानते हैं। तो बैलेंस करना जरूरी है। जैसा मैथ में आपने पढ़ रखा होगा कि वेरिएबल के साथ अगर कोएफिशिएंट लगा है तो हम कोएफिशिएंट को भी कंसीडरेशन में लेते हैं। उसी तरीके से जो कोएफिशिएंट रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड के बराबर है या नहीं, हम एक एक एटम को देखते हैं। जैसे यहां पर बैलेंस करने के लिए क्या किया गया, हाइड्रोजन यहां पर 4 मॉलिक्यूल्स था, क्योंकि 2 into 2 molecules of hydrogen, that is here 4 molecules of hydrogen is present, and the 2 molecules of oxygen is present. So we have to check either the 4 molecules of hydrogen or 2 molecules of oxygen is also present on the product side or not. If not, then we have to balance it to complete our chemical equation. तो यहां देखते हैं 4 molecules of hydrogen, 4, and this 2 is multiplied by oxygen, the 2 molecules of oxygen, so we can say that this equation is balanced or this chemical reactions is balanced. बेसिकली जो बैलेंसिंग मेथड है वो हम लोग क्लास 10th के लेवल पर हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड है जिसमें हम अपने जरूरत के अनुसार कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। हम देखते हैं कि हर एक नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड पर है वो हर एक नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड पर है, दोनों का कोएफिशिएंट यानी नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए, जैसा कि हमने यहां एक एक करके किया, ना कि इस पूरे कंपाउंड को हमने कंसीडर किया। हमने अलग से हाइड्रोजन को भी कंसीडर किया और अलग से ऑक्सीजन को भी कंसीडर किया, तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, जैसे इस आयरन का रिएक्शन वाटर से कराया गया, तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन यहां पर है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है H2 और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम ये चेक करेंगे कि प्रोडक्ट साइड में 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन हो, प्रोडक्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो, तब ये इक्वेशन बैलेंस्ड। यहां पर देखें तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन को 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O से रिएक्शन कराया गया। हम ये पूरा कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम एक एक एटम को कंसीडर करेंगे। तो हम यहां चेक करेंगे 3 molecules of iron, here is 3 molecules of iron, no problem. Now the 4 molecules of oxygen, here we can see 4 multiplied by oxygen, that is the 4 molecules of oxygen, it is also balanced. Now the 8 molecules of hydrogen, 4 into H2, here also the 4 into H2, the 8 molecules of hydrogen, the equation is fully balanced, no problem. So by this hit and trial method, very easily by multiplying the coefficient according to our need in the different atoms of the equation, either on the reactant side or on the product side, we can balance our equation. अब आगे चलते हैं। अब कितने तरह के रिएक्शंस है जो हमें क्लास 10th में पढ़ने हैं, एक एक करके हम देखते हैं। पहला टाइप का रिएक्शन जो हमें पढ़ना है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर कोई दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a new single substance. Here we can see this calcium oxide, also known as quicklime, react with H2O, that is the water, to form the calcium hydroxide, which is also known as slaked lime.
So we can see the two type of reactant is combining to form a single type of new product. So the reaction is known as combination reaction. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, जिसको व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज किया जाता है। आप इसको याद कर सकते हैं। अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम CO2 से करा दें तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो उन वॉल्स को शाइनी फिनिश देता है। इसलिए जब व्हाइट वॉशिंग हो जाए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, एटमॉस्फेयर से CO2 से रिएक्शन करके वो वॉल एकदम उजला चमकने लगता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं CaOH2 react with CO2 to form CaCO3 which gives the wall a better finish. CaCO3, this is the calcium carbonate. अब आगे बात करते हैं। Now the next example of combination reaction is this calcium hydroxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate and release some water, as we have seen in the previous slide. तो हमने अभी अभी देखा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाए एटमॉस्फेयर में है, CaCO3 बनता है जो कि उस व्हाइट वॉशिंग किए हुए वॉल को एक बेटर फिनिश देता है। ये भी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और देखते हैं यहां पर हम बर्निंग ऑफ कोल एक बेटर एग्जांपल है कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड को बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए जो भी कार्बन के कंपाउंड है, अगर उनका हम बर्निंग करवाते हैं यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें CO2 हीट और लाइट मिलता है। तो यहां पर दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इस वजह से ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। इसमें क्या हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं, 2 molecules of H2 gas and 1 molecule of O2 gas combined to form the 2 molecules of H2O, that is the liquid form water. तो यहां पर दो different reactant combined to form a single new product, so the reaction is combination reaction. Now let's proceed further. अब बात करते हैं exothermic reactions की। So what are the exothermic reactions? ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे CH4 यानी कि मीथेन, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कार्बन का कोई भी कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यानी कि बर्निंग करके CO2 हीट और वाटर छोड़ता है, लाइट छोड़ता है, इस तरह कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो CO2 गैस छोड़ता है, यहां पर हीट भी छोड़ता है, हमने पिछले स्लाइड में दे रखा है, यहां पर हीट छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के साथ साथ हीट भी छोड़ता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न किया जाए तो ये जो हीट का रिलीज है, इस कारण से इस रिएक्शन को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा। नाउ नेक्स्ट, endothermic reaction, the reactions in which require energy in the form of heat. अब एक्सोथर्मिक वैसे रिएक्शंस थे जिनमें हीट का रिलीज हो रहा था, तो एंडोथर्मिक उनके अपोजिट है, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट की जरूरत है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और तब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ऐसे रिएक्शंस के एग्जांपल में हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिनका रिएक्शन हमने कराया है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमें मिल गया बेरियम क्लोराइड और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर हमको चाहिए हीट इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो क्योंकि हीट का हमने किया है एब्जॉर्प्शन, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बढ़ते। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तो डिकम्पोजिशन उनके अपोजिट है, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में जाएंगे, यानी सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जाएंगे। जब डिकम्पोजिशन हीटिंग से हो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप है, इनको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसके एग्जांपल में हमारे पास है फेरस सल्फेट, हीट किया, फेरस का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। फेरिक सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और ये जब फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। बात जब कैल्शियम कार्बोनेट की करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग किया तो हमें क्विक लाइम मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेट लाइम था उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया था तो ये CaCO3 बना था। दोबारा जब इसको हीट कर दें तो ये दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड में चला जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर भी लूज कर जाता है और ये चला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। लीड नाइट्रेट का हीटिंग किया तो ये लेड ऑक्साइड, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। बात जब लेड नाइट्रेट की करें तो वो व्हाइट कलर का होता है और जब वो लेड ऑक्साइड में चला जाता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये सारे के सारे थर्मल डिकम्पोजिशन यानी किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हीट के मदद से, उसी के एग्जांपल है। आगे बढ़, अगला तरह का डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करना, तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम एनोड और कैथोड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो जब भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया जाए तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, ये वाटर है, वो यहां पर मिसिंग है। ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिल गया। आप देख सकते हैं एनोड पर ऑक्सीजन गैस है यहां, और यहां पर वाटर के अंदर कैथोड पर हमें मिल गया कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, यहां पर कैथोड पर हमको मिल गया। तो हम डिकम्पोज किए हैं एक सिंगल रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में तोड़े, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं और उसका टाइप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किए। अब आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन सनलाइट के मदद से। जैसे सिल्वर का जो भी हैलाइड होता है वो सारे के सारे यूवी रेज यानी सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में टूट जाते हैं मेटल में और अपने रेस्पेक्टिव क्लोराइड में। तो जैसे AgCl सिल्वर यानी Ag में और Cl गैस में टूट गया। इसी तरीके से जब ये व्हाइट कलर का AgCl था और जब सिल्वर में गया तो जैसा आप जानते हैं सिल्वर मेटल ग्रे कलर का होता है, तो ग्रे कलर का हो गया। इसी तरह से सिल्वर का ब्रोमाइड है तो सनलाइट के प्रेजेंस दिए Ag और साथ में अपना रेस्पेक्टिव हैलाइड यानी ब्रोमीन था तो ब्रोमीन निकल गया। दोनों के दोनों रिएक्शन ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। ये यहां पे एक स्टेटमेंट है, इसको याद किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन डिकम्पोजिशन के बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे आयरन को हमने डुबाया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हुआ क्या, आयरन ने उस कॉपर को वहां से भगा दिया, खुद फेरस के सल्फेट बना लिए और साथ में कॉपर का जो मेटल था वो बाहर आ गया सॉलिड फॉर्म में। आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट को उसी के सॉल्यूशन में और खुद का सल्फेट बनाकर कॉपर को बाहर कर दिया। ये क्यों रिएक्टिव है ये हम लोग मेटल और नॉन मेटल में देखेंगे, जहां पर रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करेंगे। अभी के लिए आप इस एग्जांपल को याद कर सकते हैं। अब इसके और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो उसी के सॉल्यूशन में जिंक ने अपना सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर कर दिया। इसी तरीके से लेड ने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, खुद का क्लोराइड PbCl2 लेड क्लोराइड बनाया और कॉपर को बाहर कर दिया। यानी कि खुद का जो भी सोल्यूशन है बना लेगा और साथ में उसका जो रेस्पेक्टिव मेटल है उसको बाहर कर देगा। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, इसलिए उसने उसको हटाया। रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों कॉपर से ज्यादा है। डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट एटम और ग्रुप के बीच में आयन का एक्सचेंज हो। जैसे यहां पर Na2SO4 ने बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया, सोडियम सल्फेट ने रिएक्शन किया है बेरियम क्लोराइड से। तो यहां पर क्या हुआ, इसका जो अनायन था वो इसके कटायन के साथ चला गया और इसका जो कटायन था वो इसके अनायन के साथ चला गया।
तो बेरियम कैटायन था, SO4 के साथ आया, बेरियम सल्फेट बनाया। Na कैटायन था, Cl आनायन था, NaCl बनाया। तो दोनों का कैटायन और आनायन आपस में एक्सचेंज हो जाता है और ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल रिएक्शन में होता है, इसलिए एक ही रिएक्शन में डिस्प्लेस दो बार हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू अबव रिएक्शन, और इस रिएक्शन में व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको BaSO4 कहते हैं, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, जम जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसका हमने अभी बात किया था। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, ऐसा सॉल्ट जो घुल ना सके उसका फॉर्मेशन हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे लेड का नाइट्राइट का रिएक्शन, हमने वहां थर्मल डिकम्पोजिशन में लेड के नाइट्राइट को हीट किया था, तो लेड का ऑक्साइड NO2 गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस मिला था। यहां पर उस लेड नाइट्राइट को हम रिएक्शन करवा रहे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हम लोगों को लेड का आयोडाइड और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम का नाइट्रेट मिल जाएगा, और ये जो लेड का आयोडाइड है ये जम जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में, नीचे रिएक्शन में बैठ जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा गया, क्योंकि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और प्रेसिपिटेशन का साइन हम नीचे की तरफ देते हैं, गैसियस एक्सचेंज कराने का साइन हम लोग ऊपर की तरफ देते हैं इस तरीके से, और जमने का साइन इस तरीके से देते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। आप यहां पर देखिए, कॉपर को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से, हो गया ऑक्सीजन का गेन। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब कॉपर को हीट किया, एक ब्लैक कलर निकला, ब्लैक कलर अपीयर हुआ। अगर इस कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कर दें किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हमने बताया जब भी हाइड्रोजन का गेन होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो हमने कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया, तो ये कॉपर निकल गया और साथ में H2O में चला गया, वाटर का रिलीज हुआ। आगे बात करते हैं। वो रिडक्शन रिएक्शन था जिस रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हुआ क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से उसका ऑक्सीजन छिन गया, और हाइड्रोजन का गेन हो गया क्योंकि उस ऑक्सीजन और कॉपर के पास हाइड्रोजन का गेन हुआ क्योंकि ये हाइड्रोजन ही कॉपर के पास आया था। ये था रिडक्शन रिएक्शन। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहीं पर दूसरा रिएक्टेंट जो है रिड्यूस हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हमने कराया हाइड्रोजन के साथ, क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीजन छिन गया तो हो गया कॉपर का रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं, यहां लिख रखा है देखिए। और इस वाले ऑक्सीजन को हो गया हाइड्रोजन का गेन, तो हमने क्या कहा यहां पर, और इस वाले हाइड्रोजन को हो गया ऑक्सीजन का गेन, इसका ऑक्सीजन मिल गया इसको, तो ऑक्सीजन का गेन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, हमें यहां लिख रखा है। ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन, ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा, इसलिए इसका नाम रेडॉक्स। इसी तरीके से यहां जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन कराया, क्या हुआ? जिंक का ऑक्सीजन छिन गया, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, इसका हुआ रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स। इसी तरीके से यहां देखिए, ऑक्सीजन का लॉस हुआ Mn को और ऑक्सीजन का गेन हुआ इस हाइड्रोजन को, इसका हुआ बेचारे का रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हो गया रेडॉक्स। अब आगे बात करते हैं। नाउ व्हाट इज कोरोजन? आपने ये शब्द सुन रखा होगा पिछले क्लासेस में भी। आप कोरोजन से क्या समझते हैं? तो बेसिकली जब एक मेटल का अटैक, यानी मेटल के ऊपर जो है अटैक कर दिया जाता है एक ऐसे सब्सटेंस के द्वारा, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, एक खुले एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाए ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस से रिएक्शन हो गया, तो ऐसे को कोरोजन कहते हैं। वहां पर हो जाता है कोरोजन, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरह के लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है उस मेटल के ऊपर। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे अगर किसी आयरन को
एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो रेडिश ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की, और इसको कहते हैं हम लोग रस्टिंग। इसी तरीके से एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर को अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर हो जाती है ब्लैक कोटिंग। ये भी एग्जांपल है कोरोजन का, क्योंकि वहां पर मेटल में आ जाता है लेयर। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट किया जा सकता है पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, हम लोग तेल लगा दें, पेंट कर दें, और गैल्वनाइज करके किसी सरफेस को जिंक का प्लेटिंग कर दें, उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। खासकर शिप जो होती है मेटल की बनी होती है, उनके लोअर सरफेस पर ये जिंक का प्लेटिंग करते हैं हम लोग, ताकि उनको कोरोजन से बचाकर लंबे समय तक रखा जा सके। वैसे प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्लेटिंग ऑफ एनी मेटल बाय द जिंक to prevent it from corrosion is known as galvanization. Now, अगर हम कोई फूड खाते हैं, उसमें भी एटमॉस्फेयर से जब भी इंटरैक्शन होता है तो स्पॉइलिंग होती है। वैसे फूड को बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फूड में जो फैट और ऑयल से भरे होते हैं। जैसे हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं पैकेट्स ऑफ चिप्स में, उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, क्योंकि उनमें भी फैट्स होने वाले होते हैं। इसी तरीके से रैंसिडिटी की बात करते हैं, जब भी कोई फूड को छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेयर में, उसका टेस्ट चेंज कर जाता है, खासकर फैट्स और ऑयल वाली चीज का, इसीलिए नाइट्रोजन की पैकिंग करते हैं, और इस टर्म को हम लोग नाम दिए हुए हैं रैंसिडिटी। उसका टेस्ट खराब हो जाना, स्पॉइलिंग हो जाना, स्मेल खराब आता है, रैंसिड एंड देयर स्मेल टेस्ट चेंज, वो फूड रैंसिड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी कहे हैं। उसको बचाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक ये है N2 का एडिशन पैकेट ऑफ चिप्स में हम लोग देखते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने जो भी कुछ सीखा वो यहां हम समराइज करते हैं। तो हमने सीखा कि एक केमिकल इक्वेशन कंप्लीट तब होता है जब उसमें रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, उनका फिजिकल स्टेट हो सिंबलाइज किया हो। यानी कि रिएक्टेंट होते हैं केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट होते हैं। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए आप देखें फिजिकल स्टेट में चेंज है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, या फिर टेम्परेचर में चेंज है, या कलर में चेंज है। अगर उस रिएक्शन को अपने लिए याद करने के लिए रखना है, सिंबलाइज करें केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन को रखेंगे तो हम हमेशा बैलेंस्ड रखेंगे, कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं रखेंगे उस इक्वेशन को, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो भी रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड में सेम टू सेम होने चाहिए। दूसरी बात, इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, जैसा कि आपने बात किया अभी। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन था, अगर रिएक्शन का टाइप देखें तो उसमें पहला कॉम्बिनेशन था जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। और अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जिसमें उसका अपोजिट था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे थे। इसी तरीके से रिएक्शन जिसमें हीट को बाहर छोड़ा जा रहा था, वैसे को एक्सोथर्मिक कह रहे थे। और रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, उसको एंडोथर्मिक कह रहे थे। ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड में, उसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। दो डिफरेंट एटम अपना आयन एक्सचेंज कर रहा था तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे थे। अगर वहां पर रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन था तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह रहे थे। रिएक्शन जिसमें गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन था और या हाइड्रोजन था, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन। और जिसमें दोनों हो जाए उसको रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे थे। तो यहां पे ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आगे कौन कौन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस आगे आती रहेंगी, अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।